U122 हिंदी। अध्याय 1211 भोज_4। बिना किसी संभावना के ऐसे घटिया सुलेख और पेंटिंग उपहार में लाते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हालांकि उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग एल्डर शांगुआन ने अपनी अभिव्यक्ति को काफी बदल दिया और तुरंत उसे फटकार लगाए। चुप रहो। ऊपर ऊंचे मंच पर शांगुआन परिवार के मास्टर और कुलपति गु भी धीरे धीरे खड़े हो गए। महिला बुजुर्ग हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शांगुआन परिवार के एक बुजुर्ग की भौहें तन गईं। पात्रों पर एक नजर डालने के बाद उनकी आंखें धीरे धीरे अविश्वास से भर गईं। फिर मुहुआ की ओर देखते हुए उनके स्वर में अनजाने में ही और भी सम्मान भर गया। छोटे भाई, ये रचना। मुहुआ ने कहा, यह एल्डर मास्टर जुन थे जिन्होंने मुझे इसे वितरित करने के लिए कहा था। बड़े मास्टर जुन। सभी ने एक दूसरे को देखा। फिर कई वरिष्ठ बुजुर्गों ने अपने दिलों में कंपन के साथ धीमी आवाज में कहा, ताइक्सु गेट से पूर्वज जून। ये लेखन पूर्वज की कृति है। जैसे ही ये शब्द निकले सभी ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया। उनकी आंखें मुहुआ की ओर अविश्वास से भर गईं। क्या ताइक्सु गेट के पूर्वज जुन ने वास्तव में इस छोटे से किसान को उपहार दिया था? इस छोटे से साधक में ऐसा कौन सा गुण और योग्यता है कि वह पूर्वज की ओर से उपहार दे सके? ताइक्सु गेट के पूर्वज जून के साथ उसका क्या संबंध है? बहुत से साधक, उनके हृदय अशांत। वेनरेन वान, जो मुहुआ के साथ था, कुछ आश्चर्यचकित था। वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि संप्रदाय के भीतर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। फिर भी अस्पष्ट रूप से पूर्वज भी इस बच्चे का समर्थन कर रहे थे। गु चांगहुई और भी अधिक स्तब्ध था। वह जानता था कि मुहुआ ताइक्सु गेट में अच्छी तरह से घुल मिल गया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना अच्छा कर सकता है। मुहुआ द्वारा उल्लिखित एल्डर मास्टर जून, जिन्होंने उन्हें फॉर्मेशन सिखाया था, वे स्वर्ग शून्य पूर्वज निकले। माहौल अचानक स्थिर हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक आकृति टिमटिमाती हुई दिखाई दी। शांग चे और गु शोयान पहले ही मुहुआ के पास पहुंच चुके थे और बक्से में रखे पात्रों को देख रहे थे। गहन सौभाग्य। वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए, उनके दिल थोड़े सदमे में थे। गहन सौभाग्य। ताइशु द्वार के पूर्वज शुन ने ये 4 अक्षर क्यों लिखे? इनमें क्या गहरा अर्थ छिपा है? दोनों व्यक्तियों के मन में हजारों विचार उमड़ रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पर पानी की तरह शांति थी। कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा था और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। गु शोयान ने लेखन के आगे झुककर गहरी आवाज में कहा, इन पात्रों के उपहार के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। फिर वह मुहुआ की ओर देखने लगा। उसके हमेशा सख्त चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसका अच्छे से ख्याल रखना, छोटे बच्चे। बड़े होते हुए ज्यादा खाना। मुहुआ थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखों में मुस्कान चमक उठी और उसने विनम्रता से कहा, धन्यवाद परिवार गुरु। उसके बाद शांग चे और गु शोयान ने कुछ और नहीं कहा। भोज सामान्य रूप से चला। हालांकि जब वे फिर से व्यंजन परोस रहे थे तो गु शोयान ने किसी को आदेश दिया, ऊपर एक सीट जोड़ें। सभी के हाव भाव थोड़े अजीब थे, लेकिन उन्हें यह अपेक्षित भी लगा। इस प्रकार ऊपरी सीटों के बीच एक अतिरिक्त सीट अस्थायी रूप से जोड़ दी गई। यह एल्डर मास्टर जून के प्रति सम्मान था। हालांकि ऐसा नहीं था कि पूर्वज स्वयं वहां उपस्थित थे, इसलिए आसन को सबसे ऊपर नहीं रखा गया। इसलिए परिवार के 2 मुखियाओं के ठीक बाद, लेकिन सामान्य ऊपरी सीटों से ऊपर की इस बैठने की स्थिति को उच्चतम सीट माना जा सकता है। गु शोयान ने कहा, युवा भाई कृपया। मुहुआ की आंखें चमक उठी। वेनरेन वान की आस्तीन खींची, आंटी वान। वेनरेन वान चौंका, फिर कुछ संकोच के साथ खड़ा हो गया। मुहुआ ने भी युएर का हाथ खींचा और वे तीनों गर्व से ऊंचे मंच पर चले गए और सबसे ऊंची सीट पर बैठ गए। ऊंची शीर्ष सीट। यह एल्डर मास्टर जून की प्रतिष्ठा थी। मुहुआ को पता था कि वह एल्डर मास्टर जून के इशारे पर चल रहा था और उसकी रोशनी का फायदा उठा रहा था। लेकिन चूंकि एल्डर मास्टर जुन ने उससे ये लेख दिया था, इसलिए संभवतः उसने सब कुछ समझ लिया था। इसलिए मुहुआ बहुत विनम्र नहीं था। ऊपर वाली सीट पर आध्यात्मिक भोजन नीचे वाले से कुछ बेहतर था और अब तो कोई भी दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। मुहुआ अपनी मर्जी से जैसे चाहे खा सकता था। युएर मुहुआ से आकर्षण का आनंद ले रही थी। उसकी मूल रूप से भयभीत आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं और उसके व्यवहार ने अपनी डरपोकता खो दी। वह मुहुआ के साथ खा रही थी और पी रही थी। वेनरेन वान ने दोनों बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखें संतुष्टि के साथ साथ कृतज्ञता से भरी हुई थीं। और वह पहले घमंडी और दबंग हरे कपड़े वाली महिला बुजुर्ग अब उसकी सीट मुहुआ के नीचे थी।
वह केवल अपनी आंखें फाड़े देख सकती थी क्योंकि महुआ उसके सिर के ऊपर बैठा था, बिना किसी परवाह के खा रहा था और पी रहा था। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था, उसका चेहरा मुड़ रहा था और उसके चेहरे पर लगा मेकअप उतर रहा था और गिर रहा था। पारिवारिक भोज समाप्त होने के बाद मेहमान तितर बितर हो गए। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सब कुछ शांतिपूर्वक समाप्त हो गया और कोई यह नहीं कह सकता कि मेहमानों और मेजबानों दोनों ने इसका आनंद लिया। देर रात गू परिवार मास्टर के अध्ययन में शांग चे और गू शोयान एक दूसरे के सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे और देर रात तक मोमबत्ती की रोशनी में बातचीत कर रहे थे। दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेती की और परिवार के मुखिया होने के अलावा वे पुराने दोस्त भी थे। यद्यपि शांगुआन परिवार गू परिवार से अधिक मजबूत था, फिर भी अंतर बहुत अधिक नहीं था। गू शुयान शांग चे से थोड़ा बड़ा था। दोनों ने सैकड़ों वर्षों तक एक साथ जीवन बिताया था, अनेक तूफानों का सामना किया था। उनका रिश्ता सोची समझी रुचियों और सच्चे स्नेह का मिश्रण था। गू शोयान स्पष्टवादी थे और हमेशा अपनी बात स्पष्ट रूप से कहते थे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आप शांगुआन परिवार का सारा कारोबार वापस लेने का इरादा रखते हैं। ये व्यवसाय विभिन्न ताओ खेती उद्योगों में कियानेक्सुए राज्य की सीमा के पास स्थित थे, जिनका प्रबंधन मूल रूप से गू परिवार द्वारा किया जाता था। शांग चे ने सिर हिलाया। शेन परिवार ने ऊंची कीमत लगाई थी। मैंने उसे उन्हें हस्तांतरित कर दिया, जिससे हमारे शांगुआन परिवार को खुद चलाने की तुलना में 20% अधिक लाभ हुआ। गू शोयान ने व्यंग्य किया, क्या शेन परिवार इतना दयालु है? शांग चे ने कहा, वे परोपकारी हो या नहीं, लाभ तो स्पष्ट है। क्या लाभ? शांग चे ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं कह सकता। गू शोयान ने उपहास किया, और क्या लाभ हो सकता है? सिर्फ आत्मा के पत्थर, गोलियां, नेटवर्क, ओह, और 4 महान संप्रदायों से मिलने वाले कोटे। शांग चे चुप रहा। गू शोयान चाय बनाने में व्यस्त हो गया और चायदानी में पत्तियों को हिलाने लगा। शांग चे की निगाहें तीव्र हो गईं। उसने आह भरी, शेन परिवार ने भी आपसे संपर्क किया होगा और आपने साफ मना कर दिया। गू शोयन ने सकारात्मक आवाज निकाली। शांग चे ने कहा, यह सद्भावना का प्रस्ताव है मिस्टर गू। अगर आप स्वीकार नहीं भी करते हैं तो भी आपको कम से कम कुछ पैंतरेबाजी की गुंजाइश तो छोड़नी चाहिए। गू शोयान का चेहरा ठंडा था। शेन परिवार के वे खलनायक निपटने लायक नहीं हैं। शांग चे ने सिर हिलाया। परिवार की दुनिया में सिर्फ लाभ की बात होती है, सद्गुणों की नहीं। कर्म करते समय सद्गुणों को किनारे रखना जरूरी है, वरना जल्दबाजी में काम करना और परिवार के विकास में बाधा डालना आसान हो जाएगा। आप सद्गुणों की बात मत कीजिए, यह आपका काम है, लेकिन मुझे यह मत बताइए कि मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, गू शोयान ने गुस्से से कहा। शांग चे ने संकोच से कहा, तो फिर शांगुआन परिवार का व्यवसाय? गू शोयान ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब ले लो। तुम्हारे शांगुआन परिवार की बहू ने ही इसे संभाला है। अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो उसे बता दो। हमारे गू परिवार के ज्यादातर साधक ताओवादी दरबार से हैं। हम इन साधना उद्योगों के प्रबंधन में कुशल नहीं हैं, ये केवल घरेलू खर्च बढ़ाने के काम आते हैं। ये खाने में बेस्वाद हैं, लेकिन बर्बाद करने पर दुख होता है, और वान एर के लिए इसके लिए इतनी मेहनत करना कष्टदायक है, इसके लायक नहीं। शांग चे ने राहत की सांस ली। गू शोयान ने उसकी उपेक्षा की और अपना ध्यान चाय बनाने पर केंद्रित किया। उठते हुए वाष्प को देखा, वह इन लाभ और हानि से स्पष्ट रूप से अप्रभावित था। कुछ समय के लिए कमरे में दमनकारी सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद शांग चे की निगाहें उदास हो गईं। उसने आह भरी। गू परिवार मुसीबत का सामना करेगा। गू शोयान आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। वह और शांग चे एक साथ बड़े हुए थे और गू शोयान अच्छी तरह जानता था कि शांग चे किस तरह का व्यक्ति था। यह आदमी आत्मकेंद्रित, अत्युत्साही और अहंकारी था। हालांकि जब उनके अपने या शांगुआन परिवार के हित शामिल नहीं होते थे तो वे अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार और स्पष्टवादी होते थे। शांग चे की चालाकी और गणनात्मकता के कारण उसे नापसंद करने के बावजूद गू शोयान का उसके साथ वर्षों से अच्छा खासा मैत्रीपूर्ण रिश्ता रहा। आखिरकार उनकी साधना के स्तर और स्थिति को देखते हुए ऐसे बहुत कम साधक बचे थे जिनसे वह कुछ शब्द बोल सके और कुछ विचार साझा कर सकें। गू शोयान ने पूछा, मेरे गू परिवार को कौन परेशान कर रहा है? शेन परिवार। शांग चे ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मैंने जो बताया वो तुम्हें पता है, जो तुम्हें नहीं पता वह मैं नहीं बता सकता। गू शोयान बहुत निराश हुआ। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाए और आराम से पीना शुरू कर दिया। उन्होंने शांग चे के लिए कुछ भी नहीं डाला। शांग चे केवल अपने लिए ही खाना परोस सका और एक कप में परोस दिया।
चाय का स्वाद कुछ कड़वा और कसला था तथा उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। लेकिन यही वह स्वाद था जो गु शोयान को पसंद था। शांगचे को यह उतना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप इसे पी गया। गु शोयान के कनपटियों पर सफेद बालों पर नजर डाली और आह भरी। श्री गु, एक महान व्यक्ति झुक सकता है और खींच सकता है। ऊपर दिए गए कई परिवार गु परिवार के प्रति सद्भावना दिखा रहे हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सम्मान देते तो गु परिवार उसी रैंक पर अटका नहीं रहता और 5वीं कक्षा का छात्र भी नहीं बन पाता। गु शोयान ने गुस्से से कहा, क्या मुंह दिखाए? क्या वे सचमुच चाहते हैं कि मैं मुंह दिखाई करूं? वे चाहते हैं कि मेरे गु परिवार की शक्ति उन्हें मुंह दिखाई दे। वे चाहते हैं कि ताओवादी कानून उन्हें मुंह दिखाई दे। क्या ये शक्ति मुझे देनी है? क्या ताओवादी कानून मुझे देना है? ताओवादी न्यायालय की शक्ति, ताओवादी कानून की समता जो स्वर्गीय दाओ और आम लोगों दोनों से ली गई है। मेरे गु परिवार के पास ऐसा कौन सा गुण या क्षमता है जिसे हम अपना कह सकें, शक्ति के माध्यम से निजी लाभ प्राप्त कर सकें? शांगचे को सिरदर्द होने लगा। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं लेकिन गु परिवार नहीं कर सकता? क्या सिर्फ गु परिवार ही कुलीन है? हम महान नहीं हैं, गु शोयान ने विरोधात्मक लहजे में कहा, जैसा कि मैं चाहता हूं। शांगचे अचानक अपना आपा खो बैठा। गु शोयान ने शांगचे की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि इस समय उसका पुराना दोस्त अत्यधिक षड्यंत्र नहीं कर रहा था और वास्तव में उसके बारे में चिंतित था। उसने आह भरी। आप प्रसिद्धि और धन के पीछे पागल हैं। आप प्रसिद्धि और धन की दुनिया को मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन यह मामला उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मेरे गु परिवार ने स्वर्ग शून्य पूर्वज का निर्माण किया है और हमारे पास लंबे समय से 5वीं कक्षा की नींव है। हालांकि कुछ परिवार मेरे गु परिवार से बेहद नफरत करते हैं, फिर भी कुछ ऐसे भी हैं जिनके हमारे साथ गहरे रिश्ते हैं। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन हम अलग थलग और बेसहारा भी नहीं हैं। कई बार तो हम 5वीं कक्षा में जाने की दहलीज पर पहुंच गए थे, लेकिन विभिन्न बाधाओं के कारण हम अगला कदम नहीं उठा सके। गु शोयान ने गंभीरता से कहा, ताओवादी दरबार के सच्चे 5वीं श्रेणी के परिवारों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा गु परिवार ताओवादी कानून का पालन करता है। बहुत से लोग नहीं चाहते कि मेरा गु परिवार इस कदम को आगे बढ़ाए। शांगचे की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसके अलावा गु शोयान ने आत्मा मजाक करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि अगर मैंने उन परिवारों की सद्भावना को स्वीकार कर लिया, अगर मैंने उनके साथ साजिश रची, तो वे मेरे गु परिवार को स्वीकार कर लेंगे? शोयान ने अपना सिर हिलाया, चाय का एक घूंट लिया और आगे कहा, यदि मैं उनकी सद्भावनापूर्ण पहल को स्वीकार नहीं करता तो मेरे गु परिवार को एक अकेला जंगली भेड़िया समझा जाएगा। भले ही वे बाघ या तेंदुए हों जो मेरे गु परिवार को खाने के लिए उत्सुक हों, उन्हें इस बात की चिंता रहेगी कि हम उनसे डटकर मुकाबला करेंगे और उनके मांस के टुकड़े नोच लेंगे। लेकिन अगर मैंने उनका एहसान मान लिया तो मेरा गु परिवार कुत्ता बन जाएगा। ऊपर से तो वे विनम्र दिख सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वे मुझसे और भी अधिक घृणा करेंगे। कुछ गंदे और भद्दे मामलों का सामना करने पर वे हमें हड्डी फेंक देते थे और मुझे उनकी गंदगी साफ करने के लिए उसे काटना पड़ता था। गु शोयान की अभिव्यक्ति कठोर थी, उसकी निगाहें तलवार की तरह थीं और वह ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये कीड़े, क्या वे सचमुच सोचते हैं कि वे इसके लायक हैं? भले ही मेरे गु परिवार को उनका मांस काटने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, हम उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं या उनकी फेंकी हुई हड्डियां नहीं चाटेंगे। शांगचे ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर भी अपना सिर हिलाया, आह भरते हुए। श्रीमान गु, आप अभी भी बहुत ज्यादा आवेगी हो रहे हैं। मेरा शांगुआन परिवार गु परिवार के साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने को तैयार है, वे भी। गु शोयान ने अडिग भाव से कहा, आप शांगचे शेन परिवार के प्रस्तावों को स्वीकार करके शेन परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं क्योंकि आप दोनों मूल रूप से एक ही तरह के लोग हैं। लेकिन मैं नहीं हूं। मैं कभी भी आप सभी जैसा व्यक्ति नहीं रहा। शांगचे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं, लेकिन उसने कोई झुंझलाहट नहीं दिखाई। गु शोयान ने जारी रखा, जैसे परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही परिवार भी वैसा ही होता है। आपका शांगुआन परिवार और शेन परिवार, जिनके व्यवसाय फल फूल रहे हैं, हितों पर आधारित हैं। लेकिन मेरा गु परिवार, जो ताओवादी दरबार में सेवारत है, अंततः अपनी स्थापना के लिए मूल गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर शांगुआन परिवार अचानक मूल गुणवत्ता के बारे में बात करने लगे तो मुझे डर है कि वे पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे।
इसी तरह अगर मेरा गु परिवार मूल गुणवत्ता का पालन नहीं करता है, तो भले ही हम अस्थायी रूप से मजबूत हों, हमारा पतन भी उतनी ही तेजी से होगा। शांगचे थोड़ा हैरान हुआ। वह हमेशा सोचता था कि उसका बड़ा भाई जिद्दी है, कठोर व्यवहार करता है तथा उसमें लचीलेपन की कमी है। लेकिन ये पता चला कि वह सिर्फ ऊपरी तौर पर ही जिद्दी नहीं था। वह बहुत सी बातें समझता था, और शायद वह चीजों को खुद से भी अधिक स्पष्ट रूप से देखता था। शांगचे ने मन ही मन आह भरी, सचमुच किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं किया जा सकता। उसने गु शोयान के लिए एक कप चाय डाली और उदासीनता से कहा, श्री गु, अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में शांगगुआन परिवार और गु परिवार एक दूसरे के गले पर सवार होकर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। गु शोयान ने स्वीकृति में घुरघुराहट की और चाय पीने के लिए ले ली। इसके साथ ही जो कुछ भी कहने की आवश्यकता थी वह सब कह दिया गया। दोनों ने चुपचाप चाय पी, और यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी उनके बीच कोई षड्यंत्र न होने के कारण वातावरण अधिक सहज था। अचानक गु शोयान को कुछ याद आया। उसने उत्सुकता से शांगचे की ओर देखा, लेकिन जोर से नहीं पूछा। यह महसूस करते हुए शांगचे ने अपना चाय का कप नीचे रखा और धीरे से कहा, श्री गु, अगर आपके पास कहने को कुछ है तो कह दीजिए। गु शोयान ने बिना किसी टाल मटोल के सिर हिलाया और खुलकर बोला, कुछ बात मुझे समझ नहीं आ रही है। आप जैसे व्यक्ति जो सिर्फ हितों की बात करते हैं, इतने गहरे पूर्वाग्रह कैसे पाल सकते हैं? वेनरेन परिवार के प्रति इतनी गहरी नाराजगी कैसे पाल सकते हैं? आज रात भोज में शेन परिवार के बुजुर्ग ने वानर के प्रति इतना कठोर व्यवहार किया, यह अपमानजनक था, और आपने एक शब्द भी नहीं कहा। शांगचे चुप रहा, बस एक मूर्ख, बस। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया, चाय की पत्तियां निकली और समान स्वर में कहा, शेन परिवार द्वारा उसका हमारे परिवार में विवाह करना शांगगुआन परिवार के रुख को परखने का एक तरीका है। शेन परिवार ने हमारे प्रति सद्भावना दिखाई है और हमें भी अपना रवैया प्रदर्शित करना होगा। भले ही वह नासमझी कर रही हो, हमें विनम्र रहना चाहिए। आखिरकार हमने शेन परिवार के स्पिरिट स्टोन से अभी अभी फायदा उठाया है, खाने वाले का मुंह तो मीठा ही है। शांगगुआन परिवार की अन्य शाखाएं भी उसे यह के खिलाफ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर दबाव बना रही हैं। शांगगुआन परिवार के अन्य वंश लंबे समय से परिवार के मुखिया के पद की लालसा रखते हैं, इसे मुझसे छीनने में असमर्थ होने पर वे अपनी निगाहें यह पर लगाते हैं। भविष्य में ऐसी चीजें दुर्लभ नहीं होंगी और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं परिवार का मुखिया हूं, लेकिन मैं सिर्फ परिवार का मुखिया हूं। असली ताकत हमारे पुराने पूर्वज के हाथों में है और कई चीजें मेरे फैसले से बाहर हैं। अगर यह में लोगों का दिल जीतने की क्षमता है तो स्वाभाविक रूप से वह परिवार का मुखिया बन पाएगा। लेकिन अगर वह दूसरों को दबा नहीं सकता तो बेहतर होगा कि वह जल्द से जल्द अपना पद छोड़ दे। इससे वह निर्णायक होने और परिवार की नींव को नुकसान पहुंचाने से बच जाएगा। जहां तक वान एर की बात है, शांगचे की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई, उसे ये ने नीचे खींच लिया है। स्पष्ट दृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि यह बहुत भावुक है। वानर के प्रति उसका स्नेह बहुत प्रबल है, जो स्वाभाविक रूप से उसे उसकी कमजोरी बनाता है। पति और पत्नी एक ही चीज है। अगर वान एर गलती करता है तो इसका मतलब है कि ये ने भी गलती की है। शांगचे ने हल्की सी आह भरी, अगर यह एक कुलीन परिवार का साधारण बेटा होता, मेरा बेटा नहीं, परिवार का मुखिया, परिवार के मुखिया के पद के लिए संघर्ष में शामिल नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी वान एर को परेशान करने के बारे में नहीं सोचता। उन दोनों को बस दिन प्रतिदिन शांतिपूर्वक रहने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश उनकी स्थिति सामान्य नहीं है। गु शोयान ने सिर हिलाया। वेनरेन परिवार के लिए शांगचे सोच में पड़ गया। उसकी निगाहें उलझ गईं। शांगगुआन परिवार और वेनरेन परिवार अपनी शिकायतों के बावजूद पीढ़ियों से आपस में विवाह नहीं करते हैं, लेकिन ये कोई गहरी नफरत नहीं है। अन्यथा ये और वान एर के बीच विवाह शुरू से ही रोक दिया गया होता, चाहे ये कितनी भी विनती क्यों न करता, यह असंभव होता। शांगचे ने गु शोयान की ओर देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन वास्तव में शुरू से अंत तक मैं इस शादी के बारे में कभी आशावादी नहीं रहा। वेनरेन परिवार तो बस इसका एक पहलू है। मुझे वेनरेन परिवार से नफरत नहीं है, लेकिन सच कहूं तो वेनरेन परिवार में शादी करने से शांगगुआन परिवार को कोई खास फायदा नहीं होता, या यूं कहें कि लाभ पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं, उनमें बहुत प्रतिभा है, वे बहुत अच्छे दिखते हैं, और हालांकि वे थोड़े भावुक और अनिश्चित हैं, लेकिन ये बात उन्हें महिलाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाती है।
विवाह प्रस्ताव के दौरान मेरे पास कई वर वधुएं थीं। ये स्त्रियां सीधे वंश से थीं, सभी उच्च पदस्थ, रूप और गुण दोनों से युक्त और आध्यात्मिक खानों के दहेज के साथ, सभी बहुत शक्तिशाली थीं। उनसे विवाह करने से शांगुआन परिवार को बहुत लाभ होगा, परिवार के मुखिया के रूप में मुझे और परिवार के मुखिया के पद पर यिया के भविष्य के उत्तराधिकार को भी। यिया का आगे का रास्ता निश्चित रूप से सुगम होगा। लेकिन शांग चे ने गहरी सांस ली, यह बहुत निराशाजनक है। वह शादी के सारे अच्छे प्रस्तावों को ठुकरा देता है, सिर्फ उसके अलावा किसी और से शादी न करने की जिद पर अड़ा रहता है, और उस लड़की वानर को हमारे परिवार में लाने की जिद करता है। वानर, ये बच्ची भी बुरी नहीं है। यह की तरह है, वह भी प्यार और वफादारी को महत्व देती है और जिद्दी होने के बावजूद उसका दिल अच्छा है। लेकिन शांगरुआन परिवार के मुखिया की भावी पत्नी के रूप में वह योग्य नहीं है। इसके अलावा ये पहली बार है जब यह मेरे प्रति इतना विद्रोही रहा है। उसके लिए रिश्ता तय करने से कई फायदे मिलते और मेरे शांगरुआन परिवार का दर्जा उस असंभव सी दिखने वाली छठी कक्षा तक पहुंच सकता था। लेकिन सब कुछ हमारी इच्छा के विपरीत हुआ और सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। अपनी गहन संवेदनशीलता के बावजूद शांग चे अपनी भौहें चढ़ाने और गुस्से का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। गु शोयान को शायद तब समझ आया होगा। परिवार के मुखिया के पद पर बैठने पर कई चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी वे सतह पर दिखाई देती हैं। वह शांग चे की भावनाओं को समझ गया। लेकिन क्या हुआ? गु शोयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, युएर वान एर की तो बात ही छोड़िए, युएर तो आपका ही सगा पोता है। आप उस लड़की वान एर की वजह से अपने पोते को अलग तो नहीं कर देंगे, है ना? शांग चे की निगाहें गंभीर हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, मानो कोई अकथनीय रहस्य छिपा हो। अगर इस बारे में बात करना असुविधाजनक हो तो कोई बात नहीं। गु शोयान बस लापरवाही से पूछ रहा था और उसने शांग चे से जवाब देने पर जोर नहीं दिया। आखिरकार ये शांगरुआन परिवार का आंतरिक मामला था। गु शोयान ने अपने लिए एक और कप चाय डाली और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। शांग चे के चेहरे पर उदासी छा गई और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने आखिरकार एक आह भरी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब युएर का जन्म हुआ, मैंने स्वर्गीय वैधशाला के एक बुजुर्ग से उसका जीवन चार्ट बनाने के लिए कहा। गु शोयान चौंक गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। शांग चे ने जारी रखा, युएर वह एक क्षण के लिए रुका, अपनी आंखें गहराई से बंद की और फिर धीरे धीरे उन्हें खोला। उसका स्वर ठंडा था। युएर अपने जन्म से ही उसका जन्मजात जीवन चार्ट एक मृत व्यक्ति, एक दोषपूर्ण बर्तन का है, न कि एक जीवित व्यक्ति का। गु शोयान का हाथ कांप रहा था, उसके चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह और गंभीर हो गए, जीवन चार्ट का मामला जरूरी नहीं कि वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता हो। शांग चे ने सिर हिलाया, तुम्हें बुजुर्ग की हैसियत का अंदाजा नहीं है। उनके बनाए जीवन चरित्र कभी गलत नहीं होते। और मैं भी इसे देख सकता हूं। यह बालक युएर बचपन से ही दूसरों से अलग रहा है। हालांकि देखने में वह ठीक ठाक है, फिर भी उसमें जन्मजात दिव्य इंद्रिय दुर्बलता है, मानो उसकी आत्मा अपूर्ण हो और वह कभी कभी ऐसी चीजें देख लेता है जो सामान्य साधक नहीं देख सकते और उसे अकल्पनीय दुर्स्वप्न आते हैं, जैसे एक शिशु जिसका एक पैर पाताल लोक में है। शांग चे की आंखें दर्द से भर गईं। हर बार जब मैं युएर को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में कोई कांटा चुभ गया हो। वह मेरा कठिन परिश्रम से प्राप्त एकमात्र पोता है, फिर भी भाग्य ने उसे एक मृत व्यक्ति बना दिया है, जो युवावस्था में ही मर जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिसे जीवित नहीं किया जा सकता। गु शोयान की अभिव्यक्ति काफी देर तक डगमगाती रही, फिर उसने शांग चे की ओर देखा और लगातार उपहास किया। जब तुम जवान थे तो तुम बहुत ही बदचलन थे, अब बूढ़े हो गए हो और निसंतान हो गए हो, तुम इसी के लायक हो। शांग चे का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन वह खंडन करने में असमर्थ था। उसकी अभिव्यक्ति देखकर गु शोयान ने आह भरी, उसका स्वर अंततः नर्म हो गया, क्या उसे बचाया नहीं जा सकता? शांग चे की अभिव्यक्ति कड़वी थी, जीवन चार्ट जैसी चीजें किसी के द्वारा नहीं बदली जा सकती। बकवास। गु शोयान का चेहरा काला पड़ गया, अगर इसे सचमुच नहीं बदला जा सकता तो भाग्य बदलने के लिए स्वर की अवहेलना करना जैसी बात नहीं होती। शांग चे ने आह भरते हुए कहा, ये एल्डर के ही शब्द हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि युएर का जीवन चक्र सहज रूप से निर्मित है, स्वर्गीय रहस्य बहुत गहरा है, कर्म बहुत महान है, जिसे उल्टना मनुष्य की शक्ति से परे है। गु शोयान ने धीमी आवाज में पूछा, बुजुर्ग की साधना क्या है? शांग चे ने आकाश की ओर इशारा किया।
गु शोयान का दिल तनावग्रस्त हो गया, अब वह बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसे उस वाक्य के पीछे छिपे वजन का एहसास था। चाय खत्म करने के बाद शांग चे चला गया। गु शोयान अकेले मेज पर बैठा था, चाय नहीं पी रहा था, बस चुपचाप बैठा था, और यूएर की मासूम और अच्छे व्यवहार वाली छवि उसके दिमाग में उभरी। गु शोयान का जर्जर हृदय दुख से भर गया और उसने खुद से फुसफुसाया, एक अच्छा बच्चा लेकिन अच्छी किस्मत के बिना। अल्पविराम। मो हुआ ने एक दावत रखी और एक रात गु परिवार के यहाँ रुका। अगली सुबह उसे ताइक्सू गेट लौटना था। एल्डर मास्टर झुन द्वारा लिखे गए शब्द गहन सौभाग्य मो हुआ द्वारा वेनरेन वान को दिए गए थे। यद्यपि एल्डर मास्टर झुन ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि इसे किसे देना है, मो हुआ ने थोड़ा अनुमान लगाया कि बूढ़े व्यक्ति ने इसे आंटी वान के लिए दिया था। वेनरेन वान ने सुलेख को स्वीकार कर लिया और वह स्वयं को प्रसन्न महसूस करने से नहीं रोक सकी। कियान राज्य के किसी भी परिवार में स्वर्ग शून्य पूर्वज सर्वोच्च व्यक्ति थे, साधारण शिष्य उनसे मिलने की आशा नहीं कर सकते थे, उनकी सुलेख की एक प्रति प्राप्त करना तो दूर की बात थी। वेनरेन वान एल्डर मास्टर शुन को उपहार देना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि एल्डर मास्टर ऐसे तुच्छ उपहारों की परवाह नहीं करेंगे। इसलिए उसने बड़ी मात्रा में खाने पीने का सामान पैक किया, साथ ही कुछ द्वितीय श्रेणी की फॉर्मेशन पुस्तकें और आरेख भी, जिन्हें बांधकर उसने मो हुआ को दे दिया। ये सभी चीजें मो हुआ को पसंद थीं। मो हुआ ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ बार मना किया, फिर खुशी और संतुष्टि के साथ उन्हें स्वीकार कर लिया। प्रस्थान करने से पहले गु चांगहुआई ने मो हुआ को भी ढूंढा। दोनों दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। मुझे आपको कुछ बताना है, गु चांगहुआई ने बोलने से पहले एक क्षण सोचा। कुछ समय पहले अज्ञात मूल के दानव साधकों के एक समूह ने कियानिक्स्यू राज्य सीमा के बाहरी इलाके में घुसपैठ की थी। राक्षस साधक। मो हुआ अचंभित रह गया। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया, उनकी उत्पत्ति अभी भी अस्पष्ट है, उनकी संख्या कितनी है और उनकी साधना का स्तर क्या है, ये भी अज्ञात है। उनकी गतिविधियां कियानिक्स्यू राज्य सीमा के पास द्वितीय और तृतीय श्रेणी के छोटे राज्य की सीमाओं तक ही सीमित हैं, उनके उद्देश्य अज्ञात हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके इरादे बुरे हैं। ताओवादी न्यायालय ने उन्हें पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन वर्तमान स्थिति अभी भी अनिश्चित है। गु चांगहुआई ने मो हुआ पर एक और नजर डाली और उसे याद दिलाया, हालांकि आपको बंदी बना दिया गया है और आप कियानिक्स्यू राज्य की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यह संभावना नहीं है कि आप उनसे मिलेंगे, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। महम महम। मो हुआ ने सिर हिलाया। हुआ को विदा करने के बाद दोपहर हो चुकी थी जब वेनरेन वान ने यूएर को शांगुआन परिवार के पास वापस ले जाने का फैसला किया ताकि वे नया साल मना सके और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे सकें। गाड़ी में यूएर ने कुछ देर तक पड़ा और थका हुआ महसूस करते हुए आराम किया। दूसरी ओर वेनरेन वान उसके बगल में बैठी थी और अपनी खूबसूरत आंखों में मुस्कुराहट के साथ उसे चिढ़ा रही थी। शांगुआनयी ने उन दोनों को देखा, उसे बड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही गहरे ऋण की भावना भी महसूस हुई। यदि शांगुआन परिवार में उसकी विशिष्ट स्थिति न होती, जिसके कारण वह कई लालची निगाहों का निशाना बना हुआ था, तो उसे अपने 3 सदस्यों वाले खुशहाल परिवार के साथ शांतिपूर्ण साधना के दिनों का आनंद लेना चाहिए था। लेकिन अब वह खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता था, लगातार अपने परिवार, अपने पिता, अपनी पत्नी और बेटे के हितों के बीच फंसा हुआ था। वेनरेन वान ने उनकी कठिनाइयों को समझा और कुछ नहीं कहा। जब तक यूएर स्वस्थ और सुरक्षित था, यही सब मायने रखता था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, शांगुआनयी ने अचानक पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मो हुआ को क्या पसंद है। वेनरेन वान आश्चर्यचकित रह गया। शांगुआनयी ने आह भरी, इस बार पारिवारिक भोज में हम उन पर एक बड़ा एहसान मानते हैं, हमें कम से कम बदले में कुछ तो देना चाहिए। वेनरेन वान ने कहा, मैंने एहसान वापस कर दिया है। शांगुआनयी ने अपना सिर हिलाया, बड़े पूर्वज का हस्ताक्षर एक अनमोल उपहार है जिसे बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना आभार व्यक्त करने के लिए कुछ और उपहार देने ही होंगे। इसके अलावा शांगुआनयी ने यूएर की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति संतुष्टि से भरी हुई थी। यूएर की आत्मा दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है, अब उसे बुरे सपने कम ही आते हैं, और यह सब ताइक्सू गेट पर मो हुआ की देखभाल की बदौलत है। वेनरेन वान ने अपना सिर हिलाया। ये सचमुच सच था। प्रारंभ में जब उसने यूएर को ताइक्सू गेट पर भेजा था, तो वह यूएर के बुरे सपनों को दूर करने में मो हुआ की मदद लेने के लिए था। पूर्ण इलाज की उम्मीद नहीं है, लेकिन राहत की उम्मीद है। इसलिए इतनी कम उम्र में यूएर को बुरे सपने नहीं सताएंगे और वह रात रात भर सोने से नहीं डरेगी।
इस मामले में वेनरेन वान ने आशा तो जताई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इच्छा पूरी होगी। अब यूएर जीवंत और मनमोहक था, उसकी पिछली व्यथित और दयनीय स्थिति से बहुत दूर, जो पता नहीं कितनी बार सुधर गई थी। जहां तक उपहार की बात है, वेनरेन वान ने सोचा, हालांकि मोहुआ युवा है, वह नेक चरित्र का है, वो शायद स्पिरिट स्टोन्स की परवाह नहीं करेगा। वेनरेन वान को स्पष्ट रूप से मोहुआ के बारे में थोड़ी गलतफहमी थी जब बात स्पिरिट स्टोन्स की आई। फिर उसने आगे कहा, आध्यात्मिक कलाकृतियों के संदर्भ में भले ही यह कहना अच्छा न लगे, लेकिन उसकी योग्यता में वास्तव में कुछ कमी है, क्योंकि उसकी रक्त की हुई और आध्यात्मिक शक्ति कम है। हो सकता है कि वह कुछ उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग न कर पाए। अच्छी गोलियां भी अब उसके किसी काम की नहीं रहेंगी। क्यों न उसे फिर से कुछ फॉर्मेशन दिए जाएं? वेनरेन वान ने एक एक करके अपने सुझाव सूचीबद्ध किए। शांगुआन यी ने भी थोड़ा सिर हिलाया। प्रशिक्षण देना एक बहुमूल्य और परिष्कृत उपहार था, इससे न केवल अश्लीलता से बचा जा सका, बल्कि साधना अभ्यास को भी प्रोत्साहन मिला, जो सबसे उपयुक्त था। मुझे कौन सी संरचनाएं देनी चाहिए? शांगुआन यी ने पूछा। वेनरेन वान ने एक पल के लिए सोचा, क्या शांगुआन परिवार के पास कोई कीमती फॉर्मेशन रिकॉर्ड है? शांगुआन यी ने चुपचाप अपने आप से बुदबुदाया। अब आप शांगुआन परिवार की बहू भी हैं। लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय एक पल के लिए विचार करने के बाद धीरे से बोले, हमारे पास कुछ परंपराएं हैं, लेकिन वे गुप्त परंपराएं हैं जिन्हें हल्के में नहीं बताया जाना चाहिए। उन लोगों का क्या जो इतने गुप्त नहीं है? कुछ है, लेकिन वे बहुत कठिन हैं। उन्हें देने से शायद वह सीख ही न पाए, बल्कि उसकी दिव्य भावना क्षीण हो जाए और उसका समय बर्बाद हो जाए। वेनरेन वान ने थोड़ा सोचा और कहा, यह कोई समस्या नहीं है। एल्डर मास्टर जून के मार्गदर्शन में यदि अनुपयुक्त निर्माण विधियां हैं, तो एल्डर मास्टर जून उसे उन्हें सीखने नहीं देंगे। ये सच है। शांगुआन यी ने सिर हिलाया। जब मैं अपने कबीले में वापस आऊंगा तो कुछ चुन लूंगा। हम। वेनरेन वान ने हल्की सी गुनगुनाहट की, फिर उसकी आंखें चमक उठी और वह फुसफुसाई, तुम्हें शांगुआन परिवार की कुछ गुप्त निर्माण विधियां भी साथ लानी चाहिए। शांगुआन यी ने झिझकते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। शायद ये अच्छा विचार न हो। अगर बात फैल गई तो मोहुआ के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तुम बहुत मूर्ख हो। वेनरेन वान ने भौहें चढ़ाईं। मैं आपसे हमारे परिवार की अनूठी विरासत देने के लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं चुनो जो सिर्फ शांगुआन परिवार तक ही सीमित न हो, और ऐसी विद्याएं जो दूसरे परिवारों में भी मौजूद हों। अगर मोहुआ उन्हें सीख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन जाने उसने उन्हें कहां से सीखा। अगर कोई पूछे तो वह बताता नहीं, इसलिए कोई पुष्टि नहीं कर सकता। अगर हम इसके बारे में बात नहीं करते तो इसका हमारे शांगुआन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। शांगुआन यी ने अनियंत्रित रूप से सिर हिलाया, उसे यह बात काफी उचित लगी। विशेष रूप से वेनरेन वान के मुंह से निकला वाक्यांश, हमारा शांगुआन परिवार, यह उनके कानों को बहुत सुखदायक लगा। शांगुआन यी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो जाकर देखूंगा। प्रतिष्ठित परिवारों के शिष्यों का प्रशिक्षण कठिन होता है। उन्हें गोलियों, योगाभ्यासों, तावीजों और यंत्रों में पारंगत होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि उन्होंने संरचनाओं का भी अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने केवल सामान्य संरचनाएं ही सीखीं। जो विधियां बहुत गहन, बहुत जटिल या वास्तव में गुप्त हैं, जिनका अध्ययन करना बहुत कठिन है और जिन्हें सीखना कुशल नहीं है, उनका उत्सुकता से अनुसरण नहीं किया जाता है, जब तक कि कोई व्यक्ति भविष्य में निर्माण के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय नहीं लेता है। इसलिए शांगुआन परिवार के संग्रह में वास्तव में कौन सी गुप्त निर्माण विधियां हैं, ये जानने के लिए उसे कबीले में लौटने के बाद निर्माण मंडप में जाना होगा। तो फिर मुझे कौन सा ग्रेड देना चाहिए? शांगुआन यी ने वेनरेन वान से फिर पूछा। उसे कुछ ऐसा दो जो वह अभी इस्तेमाल कर सके। वेनरेन वान ने इसके बारे में सोचा, बेसिक फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड मिडिल स्टेज तक, हाई लेवल सेकंड ग्रेड तक। शांगुआन यी चौंका, उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी। क्या ये बहुत कठिन नहीं है? क्या वह इसे अभी सीख सकता है? वेनरेन वान ने शांगुआन यी को नाराजगी भरी नजरों से देखा, तुम क्या सोच रहे हो? वो तो अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के शुरुआती चरण में ही है, वह उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं कैसे सीख सकता है? वेनरेन वान ने आगे कहा, इसे कहते हैं बरसात के दिन के लिए तैयारी करना। यदि आप उसे केवल प्राथमिक रैंक द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन देते हैं,
तो जब वह फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज तक पहुंचता है तो क्या उसे आपसे मिडिल और हाई रैंक फॉर्मेशन के लिए फिर से भीख मांगनी पड़ेगी? तो बस एक ही बार में सभी को द्वितीय श्रेणी दे दो। जहां तक तीसरे दर्जे की संरचनाओं का सवाल है, उनके लिए कोर्स संरचना की आवश्यकता है, उसके लिए अभी भी शुरुआती दिन है। शांगगुआन यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कहा, वान एर वास्तव में चीजों पर गहराई से विचार करता है। बात तय हो गई। वैनरेन वान हल्के से मुस्कुराई, तुम शांगगुआन परिवार में खोजो और मैं किसी को वैनरेन परिवार के पास भेजकर कुछ जोड़े ढूंढवाऊंगी। हमें कुछ अच्छे जूते ढूंढने चाहिए, फिर उन्हें धन्यवाद स्वरूप भेंट करके मोहुआ को भेज देना चाहिए। हम शांगगुआन यी ने सहमति व्यक्त की। इसके बाद तीनों सदस्यों वाले परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण का आनंद लिया। शांगगुआन परिवार का दल अपनी शानदार गाड़ियों और सम्मानजनक समारोहों के साथ शान से किंगाजो शहर से निकला और कियान राज्य के 5वें ग्रेड की सीमा पर स्थित शांगगुआन परिवार के भवन तक पहुंचा। शांगगुआन परिवार के भव्य दरवाजे के सामने लोग उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े थे। सबसे पहले शांगचे गए, उसके बाद बुजुर्गों का एक समूह गया। शांगगुआन यी और वैनरेन वान दोनों ओर यूएर का हाथ पकड़े हुए गाड़ी से उतरे और शांगगुआन परिवार की प्रतिष्ठित और शानदार हवेली में चले गए। शांगचे शांत दिख रहा था, उसकी नजरें भीड़ में अनजाने में घूम रही थीं। वह शांगगुआन यी और वैनरेन वान पर नजर डाल रहा था और यूएर को भी देख रहा था, कुछ हद तक विचलित। यूएर, शांगगुआन यू, एक तेजस्वी सज्जन, उत्कृष्ट जैड की तरह उत्कृष्ट। शांगचे द्वारा स्वयं परिश्रमपूर्वक चुने गए इस नाम में उनकी आशाएं और अपेक्षाएं समाहित थीं। लेकिन ये नाम यूएर के जन्म से पहले चुना गया था। स्वर्गीय वेधशाला के पुराने पूर्वजों ने उसकी शीघ्र मृत्यु के अपरिहार्य भाग्य का अनुमान लगाने से पहले। शांगचे ने फिर से यूएर की ओर देखा। यह उसका पोता था। वह नहीं जानता था कि क्या वह इस जीवन में उसका एकमात्र पोता होगा। शांगचे के दिल में कड़वाहट भर गई। दूसरी ओर यूएर ने अपनी मां से कुछ कहा था, उसका छोटा सा चेहरा खुशी और संतोष से भरा हुआ था। शांगचे ने ये सब देखा, उसका हृदय अवर्णनीय भावनाओं से भर गया। युवा मृत्यु निश्चित, जीवन चरित्र निश्चित मृत्यु सहित। शांगचे ने धीरे से आह भरी, उसके दिल में दर्द की एक टीस थी। लेकिन वह बहुत ही धूर्त व्यक्ति था, उसके चेहरे पर कभी भी खुशी और गुस्सा नहीं दिखता था और वह अभी भी गरिमापूर्ण अधिकार की आभा धारण किए हुए था, भावशून्य। अल्पविराम। शांगगुआन परिवार के निवास में प्रवेश करने पर शांगचे अपने अध्ययन कक्ष में लौट आया। उनका अध्ययन कक्ष आलीशान और सुंदर था, जिसके मध्य में एक कंपास भी रखा हुआ था। यदि कोई दिव्य तंत्र को नहीं समझ सकता, कार्य कारण को नहीं देख सकता, तो उच्च साधना क्षेत्र में भी वह दूसरों के लिए केवल एक खिलौना बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे अधिक अनुभव हुआ, उसकी साधना उतनी ही मजबूत होती गई। वह जितने ऊंचे स्तर पर पहुंचा, शांगचे को इस कहावत के बारे में उतना ही गहरा एहसास हुआ। अफसोस की बात है कि स्वर्गीय तंत्र की कला लंबे समय से गिरावट में थी। शांगचे ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह केवल स्वर्गीय तंत्र कौशल की विरासत की सतह को ही पकड़ पाया। दिव्य तंत्र कौशल ताओ साधना की एक अत्यंत गहन कला थी। इसे रातों रात प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसे सतह से गहराई तक, उथले से गहरे तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझना आवश्यक था। शांगचे को ये बात समझ आ गई। उन्होंने इसमें निपुणता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन थोड़ा ज्ञान होना ही पर्याप्त था। लेकिन चाहे यह उसके अत्यधिक स्वार्थ के कारण था, चाहे उसने इसे कैसे भी सीखा हो, वह इसे समझ नहीं सका और जो कुछ भी उसने देखा वह धुंध में डूबा हुआ था, मानो उसकी आंखें किसी चीज से ढकी हुई हों। उन्होंने जो देखा वह उनकी व्यक्तिगत स्वार्थी इच्छाओं का केवल सतही आभास था, न कि स्वर्गीय तंत्र कारणता का सार। फिर भी व्यक्ति को हमेशा प्रयास करने का साहस रखना चाहिए। शांगचे ने कुछ सरल चीज से शुरुआत करने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, बच्चे का नाम मोहुआ था। यह विचार उनके मन में गु परिवार में रहते हुए पहले ही आ चुका था। मोहुआ नाम उनके लिए नया नहीं था। वह यूएर की स्थिति से काफी समय से परिचित थे, लेकिन इस बार गु परिवार में उसने पहली बार मोहुआ को देखा और उसी समय उसे एक अवर्णनीय सूक्ष्म अनुभूति हुई। बच्चा भोला भाला लग रहा था, फिर भी वह चतुर और विचारशील था। वह साधारण दिखते थे, फिर भी उनका हृदय गहरा था। यद्यपि उसका बाहरी रूप और स्वभाव पूरी तरह से अलग था, शांगचे को हमेशा लगता था कि यह बच्चा गु शोयान से कुछ समानता रखता है, जो गु परिवार का स्वामी था और जिसके साथ उसने जीवन भर व्यवहार किया था। दोनों के कार्यों में एक विशेष प्रकार की विचित्र दृढ़ता थी।
इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि मोहुआ नाम का ये बालक, जो दिखने में एक साधारण सा दिखने वाला एक ढीला साधक था, ताइक्सू गेट के बड़े पूर्वज जून का पक्ष प्राप्त करने में सफल हो गया। शांग चे समझ नहीं सका। वह गणना करना चाहता था। स्वर्ग शून्यता का अनुमान लगाना उसके लिए संभव नहीं था। पंथ परिवर्तन उसकी पहुंच से परे था। स्वर्णकोर की गणना करना कठिन था, लेकिन फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में एक छोटे साधक के लिए एक साधारण गणना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी उत्पत्ति को समझना ही काफी होगा। शांग चे ने कंपास के साथ खेलना शुरू कर दिया। कंपास कार्य कारण के साथ बह गया, क्यूई का प्रवाह दिशा बदल रहा था। लेकिन एक बार तराजू घूमने के बाद ही कंपास अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो उसमें कोई खराबी आ गई हो। उसी समय शांग चे को अपने सामने रक्त का एक उछाल महसूस हुआ। शांग चे को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसका दिल कांप रहा है। उसने तुरंत कंपास को नीचे गिरा दिया, अपने विचारों को बंद कर दिया और किसी भी अधिक कारणता में झांकने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही क्षणों बाद ये सब गायब हो गया। नीचे देखते हुए शांग चे ने कंपास पर दरारें देखी। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और अंदर एक सदमे का भाव था। क्या स्वर्गीय रहस्य इतना खतरनाक है? उन्होंने गणना करने के लिए केवल सबसे सरल बच्चे को चुना था, और फिर भी उन्हें इतने गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उसने ये भी नहीं देखा कि वह गंभीर खतरा क्या था। स्वर्गीय तंत्र में उनका कौशल वास्तव में बहुत उथला था। केवल किनारे को छूकर वह खतरे की वास्तविक प्रकृति को देखने में विफल रहे, लेकिन इस तरह एक आपदा से बच गए। फिर भी शांग चे का मूड लंबे समय तक शांत रहना मुश्किल था। मोहुआ की छवि उसके मन में फिर उभर आई। क्या इस बच्चे की स्वाभाविक जीवन कुंडली ही इतनी अशुभ है, या फिर किसी ने उसकी कार्यकारणता की रक्षा के लिए कोई योजना बनाई है? एक ढीले साधक होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसके पास ऐसा जीवन चार्ट नहीं हो सकता था। तो क्या ये एल्डर मास्टर जून की योजना है? शांग चे ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन ताइक्सू गेट में इतनी उत्कृष्ट स्वर्गीय तंत्र तकनीक कब से आ गई? और इस बच्चे में ऐसी क्या खास बात है कि एल्डर मास्टर जून को उसकी सुरक्षा के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? शांग चे ने बिना कोई उत्तर दिए सोचा, अंततः चुपचाप अपने डेस्क पर रखे कंपास की ओर देखने लगा। कंपास टूट गया था। ये कार्य कारण का प्रतिघात था। शांग चे ने मन ही मन आह भरी। शायद सभी ने इस एल्डर मास्टर जून को कम करके आंका था। यह एल्डर मास्टर जून का उससे नहीं बल्कि उन सभी को संकेत देने का तरीका था जो बच्चे के कारण कार्य संबंध का पता लगाने की कोशिश करते थे। नहीं देखना चाहिए उससे मत देखो, जो अनुमान नहीं लगाना चाहिए उससे मत लगाओ। शांग चे की अभिव्यक्ति लकड़ी जैसी थी और अंत में उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। पर्याप्त कथन। स्वर्गीय गुप्त अंकगणित अपर्याप्त है। किसी को जबरदस्ती निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा दुर्भाग्य अवश्य आएगा। इस बार तो किस्मत अच्छी थी, अगली बार एल्डर मास्टर जून शायद इतने मिलनसार न हो। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। इस बालक के पीछे स्वर्ग शून्य साधना के ज्येष्ठ गुरु जून खड़े हैं, जो महान गुण और उच्च सम्मान वाले व्यक्ति हैं, जो दूसरे शब्दों में विशाल ताइक्सू द्वार के सामने खड़े होने के समान हैं। जब तक कि कोई पूर्ण विवाद न हो जाए, किसी को भी दोबारा अपराध नहीं करना चाहिए। शांग चे ने चुपचाप मोहुआ नाम को अपने दिल में गहराई से अंकित कर लिया और फिर अस्थायी रूप से आगे कुछ कहने से परहेज किया। अल्पविराम। दूसरी ओर मोहुआ पहले ही संप्रदाय में वापस आ चुका था। गू परिवार से मिलने, खेलने और खाने के बाद उन्होंने इस वर्ष कहीं भी न जाने का निर्णय लिया और शिष्य निवास में ही गंभीरतापूर्वक फॉर्मेशन का अभ्यास करने का निर्णय लिया। यद्यपि ये थोड़ा अकेलापन भरा था, लेकिन ये संतुष्टिदायक था। मोहुआ के गठन का स्तर भी धीरे धीरे सुधर रहा था। एल्डर मास्टर जून द्वारा पारित 17 पैटर्न द्वितीय श्रेणी के अधिकांश हेरे उन्होंने पूर्ण निपुणता के स्तर तक सीख लिए थे, और त्योहार का समय जल्दी ही बीत गया। पलक झपकते ही नए साल की शुरुआत हो गई। ताइक्सू गेट में यह उनका तीसरा वर्ष था। इस वर्ष के समय में उसे रहस्य संरचना को हल करना होगा, अर्चन को तोड़ना होगा, फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण तक आगे बढ़ना होगा और फिर बाद की साधना के लिए तैयार होना होगा। उन्हें 17 पैटर्न एरे के बारे में भी अधिक जानने की आवश्यकता थी। चेतना के सागर के अंदर स्वर्गीय दाव कानून जो लगातार उसकी दिव्य इंद्रियों को कुतर रहे थे, उन्हें भी तृप्त किया जाना था या किसी तरह से सुधारा जाना था। इसके अतिरिक्त ये देखना भी आवश्यक था कि क्या गू परिवार के उद्योग में सुधार किया जा सकता है।
नए साल से पहले गू परिवार के भोज ने मोहुआ को यह एहसास दिलाया कि समृद्ध प्रतीत होने वाला गू परिवार भी अन्य परिवारों से बहिष्कार का सामना कर रहा था और जीवन जरूरी नहीं कि आसान हो। और अंकल गू परिवार से हैं। गू परिवार के साधक उन पर बहुत मेहरबान रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पास गू परिवार का एक गुप्त आदेश भी है। दूसरे शब्दों में, गू परिवार को भी उनका समर्थन माना जा सकता है। यदि गू परिवार समृद्ध होता है तो वह अक्सर भोजन के लिए आ सकता है। यदि भविष्य में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो गू परिवार के पास उसकी सहायता करने के लिए अतिरिक्त शक्ति भी होगी। यदि गू परिवार सचमुच कठिनाई में पड़ जाए और स्वयं की देखभाल भी न कर सके तो संकट के समय मदद करना तो दूर की बात है, संभवतः भोजन के लिए एक मेज भी नहीं बचेगी। इसलिए गू परिवार के पतन को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। मोहुआ ने मन ही मन कसम खाए। फिर भी ऐसे मामले जटिल थे और इनके लिए दीर्घकालिक योजना और सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता थी। अल्पविराम। इसके बाद मोहुआ ने धीरे धीरे अपनी बाधाओं पर काबू पाते हुए साधना की और इस दौरान वह गू परिवार के ताओ साधना उद्योग के बारे में चिंतन करता रहा। लेकिन इससे पहले कि वह खेती उद्योग के लिए कोई योजना बना पाते, अन्य मामले उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। एक दोपहर मोहुआ यूएर के साथ शिष्य निवास के भोजन कक्ष में दोपहर का भोजन कर रहे थे। चेंग मो जल्दी से दौड़ता हुआ आया। मोहुआ ने फीकी अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। चेंग मो मुस्कुराया और बोला, जूनियर भाई। तभी मोहुआ ने स्वीकृति में सिर हिलाया तथा उसे आगे बोलने का संकेत दिया। चेंग मो ने फिर कहा, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। मोहुआ को कुछ आश्चर्य हुआ और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, क्या ये फॉर्मेशन से संबंधित है? चेंग मो मदद के लिए मेरे पास आया, जिसका मतलब यह है कि यह ऐसी बात है जिसे वह नहीं समझता लेकिन मैं समझता हूं। मोहुआ ने सोचा और केवल संरचनाओं के बारे में सोच सकता था। जैसे ही संरचनाओं का उल्लेख किया गया, चेंग मो का सिर दर्द करने लगा, कुछ हद तक, लेकिन वास्तव में नहीं। मोहुआ ने चिकन की टांग का एक टुकड़ा खाया। उसके बगल में बैठी यूएर ने भी उसके चिकन पैर का एक टुकड़ा खा लिया। फिर दोनों चुपचाप चेंग मो को देखते रहे। चेंग मो ने आह भरी, ये ताओवादी न्यायालय के पुरस्कार प्रस्ताव के बारे में है। मोहुआ को आश्चर्य हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। एल्डर मास्टर जून ने मुझे घर में ही रहने दिया है और मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं इनाम की तलाश में आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। ये सुनकर चेंग मो ने भी निराशा व्यक्त की। वह वास्तव में मोहुआ को अपने साथ शामिल करना चाहता था। मोहुआ होशियार था, संरचनाओं के बारे में जानता था, स्काउटिंग में अच्छा था, मंत्रों का प्रयोग कर सकता था, अनुभवी था और उसका नेटवर्क बहुत विस्तृत था। संक्षेप में, किसी भी इनाम की खोज में मोहुआ को साथ लाना हमेशा एक अच्छा विचार था। चेंग मो ने तो अपने जूनियर भाई के पद चिन्हों पर चलने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ को फॉर्मेशन सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सीधा ग्राउंडिंग ऑर्डर जारी किया। मोहुआ के बिना उनका इनाम शिकार फिर से धीमा हो जाएगा। चेंग मो को निराश और चिंतित चेहरे के साथ देखकर मोहुआ ने कहा, मुझे इनाम की तलाश की स्थिति के बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकूं। चेंग मो ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने कुछ खाने का ऑर्डर दिया, मोहुआ के बगल में बैठ गया और खाते समय बातें करने लगा। लेकिन हमेशा की तरह उसने 2 और ड्रमस्टिक मंगवाई, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी ड्रमस्टिक उसके छोटे भाई मोहुआ को दी गई और छोटी ड्रमस्टिक उसके बगल में बैठे यूएर को। मैंने एक उड़ते हुए चोर को पकड़ने के लिए इनाम रखा था। ये चोर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिडिल स्टेज पर है, ताकत में औसत है लेकिन असाधारण गतिशीलता के साथ, और वह द्वितीय श्रेणी राज्य की सीमा के पास छिपा रहता है। सीटू जियान और मुझे कुछ सुराग मिले हैं और हम लंबे समय से उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम उसे पकड़ने में असफल रहे हैं। कभी कभी हमारा उससे सामना नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन वह पहले से ही सतर्क हो जाता है और भाग निकलता है, या जब हम उसे घेर लेते हैं तो उसकी गतिशीलता तकनीक इतनी अच्छी होती है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते। चेंग मो ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाया। इन दिनों मैं बहुत ज्यादा विचलित हो गया हूँ, खाने में मेरी रुचि खत्म हो गई है और मेरा वजन भी कम हो गया है। इतने कम मेरिट पॉइंट्स के लिए मैं घाटे में हूँ, लेकिन अब हार मान लेना बहुत शर्मनाक होगा। मैं अपनी शान को निगल नहीं पा रहा हूँ।
चेंग मो ने मो हुआ की ओर फिर से देखा और अफसोस के साथ कहा, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप वहां होते। मंत्रों का उपयोग किए बिना भी आप उस उड़ने वाले चोर को फंसाने के लिए एक संरचना स्थापित कर सकते थे। मो हुआ ने उलझन में पूछा, क्या तुम सबको फॉर्मेशन बनाना नहीं आता? हम सब ने फॉर्मेशन क्लास में ही सीखा था, है ना? चेंग मो ने अपने हाथ से इशारा किया और असहाय होकर कहा, ये बेकार है, ये बहुत पारंपरिक है। वह उड़ने वाला चोर अनुभवी है, वह किसी भी तरह के फॉर्मेशन मीडिया और उसकी स्थिति को एक नज़र में पहचान सकता है। इसके अलावा, यदि संरचना की प्रभावशीलता पर्याप्त नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह वास्तव में उसे फंसा सकेगी। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और कुछ अजीब भाव से चेंग मो को देखा। मो हुआ की निगाहों के नीचे असहज महसूस करते हुए चेंग मो ने पूछा, क्या हुआ? थोड़ा सोचने के बाद मो हुआ ने पूछा, क्या आप आर्थिक रूप से आरामदायक हैं? चेंग मो तुरंत परेशान दिखे, मेरे पास बहुत कम मेरिट पॉइंट है। मेरिट पॉइंट्स की नहीं, मो हुआ ने कहा, मैं आपके स्पिरिट स्टोन्स की बात कर रहा हूं। आत्मा पत्थर। हाँ, स्पिरिट स्टोन्स। जब स्पिरिट स्टोन्स का उल्लेख किया गया तो चेंग मो तुरंत फिर से फूल गया। मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं। मो हुआ ने सोच विचार कर सिर हिलाया और चमकती आंखों से चेंग मो को देखा, मानो किसी मोटी रसीली भेड़ को देख रहा हो। हुआ ने कहा, हालांकि मैं संप्रदाय को छोड़कर आपके साथ शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको संरचनाएं बनाने में मदद कर सकता हूं। चेंग मो की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई, लेकिन फिर वह अनिश्चित लग रहा था। यदि आप फॉर्मेशन बनाते हैं और हम उसका उपयोग करते हैं, तो क्या ये वैसा ही है जैसे कि हमने एक फॉर्मेशन खरीदा और उसका स्वयं उपयोग किया? हमने पहले भी फॉर्मेशन स्थापित किए थे, लेकिन हम अभी भी उस उड़ने वाले चोर को नहीं पकड़ पाए। मो हुआ ने कहा, कोई चिंता नहीं, मैं कुछ अलग चित्र बनाऊंगा। चून की साधारण फॉर्मेशन मीडिया को वे आसानी से पहचान लेते हैं, इसलिए हम असाधारण मीडिया का उपयोग करें। यदि निर्माण मीडिया काम नहीं करता है तो हम अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण। चेंग मो थोड़ा चौंका, इन चीजों को बनाना जटिल है, हम इन्हें अनुकूलित कहां से प्राप्त कर सकते हैं? इस बारे में चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ सोच लूंगा, मो हुआ ने व्यापक रूप से आश्वासन दिया। चेंग मो ईमानदारी से सम्मान करते हुए प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। जूनियर भाई, आपके इतने सारे संबंध हैं। इस बिंदु पर मो हुआ ने उत्सुकतावश चेंग मो से पूछा, क्या आप आमतौर पर अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग करते हैं? चेंग मो ने अपना सिर हिलाया, शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। मो हुआ को कुछ समझ नहीं आया। चेंग मो ने मो हुआ को कुछ बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि कलाकृति शोधन उद्योग में विशेषज्ञता जैसे कि अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण के मुद्दे पर भी उन्होंने स्वयं गहराई से विचार नहीं किया था। वह केवल अपनी कुल्हाड़ी चलाना जानता था, बेतहाशा काटता हुआ। कभी कभी तो उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती थी कि वह कौन सी कुल्हाड़ी चला रहा है। जब चेंग मो चिंतित था, उसने नजर उठाकर सीटू जियान को देखा, जो अभी अभी अपना काम पूरा करके आया था और भोजन कक्ष में प्रवेश कर रहा था। चेंग मो तुरंत खड़ा हुआ और चिल्लाया, सीटू, इधर। सीटू जियान उलझन भरे चेहरे के साथ वहां आया। चेंग मो ने उसे एक सीट पर धकेल दिया और मो हुआ से कहा, छोटे भाई, सीटू से पूछो, वह एक तलवार साधक है। तलवार साधक बहुत सावधान होते हैं, न कि वे तलवार के हथियारों के बारे में बारीक और विशेष होते हैं, और वह कलाकृतियों को निखारने की बारीकियों के बारे में ज्यादा जानता है, उसके पास जरूर सही जवाब होगा। मो हुआ के पास सीटू जियान से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सीटू जियान वास्तव में अधिक विश्वसनीय साबित हुए, क्योंकि उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और समझाया। हम कुलीन परिवार के बेटों के पास आमतौर पर वंशानुगत आध्यात्मिक उपकरण होते हैं। मेरी ली अग्नि तलवार, चेंग मो की पर्वत विभाजन कुल्हाड़ी, यान कियानजुन का सेना तोड़ने वाला भाला, ये सभी विरासत में मिले आध्यात्मिक उपकरण हैं। हाओ जुवान की तलवार भी पैतृक है, लेकिन अब उसे तलवारों का उपयोग करना पसंद नहीं है, वह इसके बजाय एक छड़ी का उपयोग करना पसंद करता है। ये वंशानुगत आध्यात्मिक उपकरण बहुमूल्य सामग्रियों से बने हैं, विशेष रूप से तैयार किए गए हैं और परिवार की अपनी साधना कौशल के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। जब पूरी तरह से सक्रिय होते हैं तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक तरह से यह एक कुलीन परिवार की स्थिति और पद का प्रतीक भी है। हम चेंग मो ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था।
उनके पास जो पर्वत विभाजक कुल्हाड़ियां थीं, वे पैतृक थीं और बहुत कीमती थीं, स्वाभाविक रूप से बहुत दुर्जय भी थीं। सीटू जियान ने फिर आह भरी, हालांकि इस प्रकार के आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग करना कभी कभी कठिन हो सकता है। वंशानुगत आध्यात्मिक उपकरण अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होते हैं, इनमें थोड़ी सी भी क्षति हृदय विदारक होती है तथा इनकी मरम्मत करना कष्टकारी होता है। इसके अलावा इनका उपयोग करने में भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है। पर्याप्त साधना या पर्याप्त उच्च क्षेत्र के बिना वंशानुगत आध्यात्मिक साधनों की पूरी शक्ति को उजागर करना कठिन है। यदि आप पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं और बलपूर्वक प्रयास करते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। जीवन मरण की लड़ाई में ये घातक हो सकता है। इसके अलावा वंशानुगत आध्यात्मिक उपकरणों का एक निश्चित आकार होता है और आंतरिक संरचना को बदला नहीं जा सकता। हालांकि वे शक्तिशाली होते हैं, फिर भी वे विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त बहुमुखी नहीं होते। आखिरकार साधना जगत विशाल है और साधक हर प्रकार के हैं जो विभिन्न साधना तकनीकों का अभ्यास करते हैं, विभिन्न आध्यात्मिक साधनों का उपयोग करते हैं। यदि आपके वंशानुगत आध्यात्मिक साधन का किसी शत्रु द्वारा प्रतिकार किया जाता है और आपके पास कोई वैकल्पिक साधन नहीं है, तो आप बहुत निष्क्रिय हो सकते हैं। अतः मेरे विचार में यद्यपि वंशानुगत आध्यात्मिक साधन होना आवश्यक है, परंतु उन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे बाधा बन जाएंगे। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। सीटू जियान के विचार मूर्ख चेंग मो की तुलना में अधिक सूक्ष्म थे तथा उनमें गहन ज्ञान और गहन विचार थे। बगल में खड़े चेंग मो भी सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। पैतृक वंशानुगत आध्यात्मिक उपकरणों के अलावा सीटू जियान ने आगे कहा, सामान्य साधक कुछ मानक आध्यात्मिक हथियार भी रखते हैं। ये मानक आध्यात्मिक हथियार आमतौर पर व्यापक हैं। मानक आध्यात्मिक हथियार बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं, बनाने में सस्ते होते हैं, टूटने पर चिंता की बात नहीं होती, और वे विभिन्न प्रकार के होते हैं जिससे वे काफी बहुमुखी बन जाते हैं। और जब बुरे काम करने की बात आती है तो वे उसका पता लगाना भी आसान नहीं बनाते। मो हुआ ने मन ही मन सोचा। उन्होंने काले वस्त्र पहने मानव तस्करों पर विचार किया। वे तस्कर गवाहों का अपहरण करने और उन्हें चुप कराने में लगे रहते हैं, और इसके लिए वे इन व्यापक रूप से प्रचलित आध्यात्मिक हथियारों का प्रयोग करते हैं ताकि कोई सुराग पीछे न छूट जाए। अन्यथा यदि वे अपराध करने के लिए अपने परिवार के वंशानुगत आध्यात्मिक साधनों का उपयोग करते हैं, तो जैसे ही वे कोई कदम उठाएंगे, चतुर दर्शक उनके कार्यों का पता लगा सकते हैं और उनकी पहचान उजागर कर सकते हैं। गलत काम के लिए मानक आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग करना। मो हुआ ने पलकें झपकाईं और मन ही मन नोट कर लिया। बगल में सीटू जियान, जो स्पष्ट रूप से मो हुआ जितना चालाक नहीं था, गंभीरता से समझाता रहा। यद्यपि मानक आध्यात्मिक हथियार महान हैं, समस्या यह है कि ये उपकरण बहुत ही अपरिष्कृत तरीके से बनाए गए हैं। सामग्री से लेकर डिजाइन, शिल्प कौशल, निर्माण पैटर्न तक सब कुछ सस्ता है और गुणवत्ता में बहुत भिन्नता है। कुछ अच्छे मानक आध्यात्मिक हथियार वास्तव में उच्च उत्पादन लागत के कारण सस्ते नहीं होते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन मुश्किल हो जाता है, और इस प्रकार उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा जाता है, जिससे कम खरीदार आकर्षित होते हैं। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर पूछा, अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों के बारे में क्या? सीटू जियान ने कहा, अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे बहुत अधिक परेशानी पैदा करने वाले होते हैं। अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों को तैयार करने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर की आवश्यकता होती है, जो फॉर्मेशन सिद्धांतों में अनुभवी हो, फॉर्मेशन ज्ञान में गहन हो, फॉर्मेशन पैटर्न बनाने में कुशल हो और व्यावहारिक फॉर्मेशन में निपुण हो। ऐसा फॉर्मेशन मास्टर मिलना मुश्किल है। कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स सैद्धांतिक फॉर्मेशन सिद्धांतों को समझते हुए जब वास्तव में फॉर्मेशन बनाते हैं तो अजीब और अनाड़ी ब्रशवर्क दिखाते हैं। कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स, हालांकि वे अच्छे फॉर्मेशन बनाते हैं और उनकी तकनीक भी खराब नहीं है, लेकिन वे बहुत धीमी गति से बनाते हैं, जो भी समस्या पैदा करता है। कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स कठोर सोच में फंसे हुए हैं, केवल मानक प्रतिमानों से परिचित हैं, लचीले नहीं हैं। पहले से ही बहुत कम फॉर्मेशन मास्टर्स हैं, और जब आप चयन प्रक्रिया में इन सख्त आवश्यकताओं को जोड़ते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो मानदंडों को पूरा करता हो। उन्हें निर्माण अध्ययन में पारंगत होना चाहिए, व्यापक ज्ञान होना चाहिए, और अनुकूलनशील व्यावहारिक चित्र बनाने में तेज और अच्छा चित्र बनाने में कुशल होना चाहिए। सीटू जियान ने आह भरते हुए कहा, ऐसे फॉर्मेशन मास्टर्स फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न सीन की तरह दुर्लभ हैं और उन्हें भर्ती करना बहुत कठिन है। हम मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया।
चेंग मो ने भी सिर हिलाया, लेकिन आधे रास्ते में उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने सीटू जियान को संदेह से देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गोलमोल बातें कर रहे हो और मो हुआ की चापलूसी कर रहे हो। चेंग मो ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, यह उतना ही अधिक संभव प्रतीत हुआ। तुम धूर्त, बड़ी भौं वाले सीटू जियान, तो आप भी उसी तरह के व्यक्ति हैं। सीटू जियान ने चेंग मो की ओर देखा। मैं सच कह रहा हूं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूं? चेंग मो ने गर्व से कहा, जब मैं चापलूसी करता हूं तो कभी भी गोलमोल बातें नहीं करता। मो हुआ कुछ असहाय दिख रहा था और उसने सीटू जियान से पूछा, और फिर? चेंग मो के इस व्यवधान ने सीटू जियान को अचंभित कर दिया। आगे बोलने से पहले उसने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक क्षण लिया। फॉर्मेशन मास्टर्स के अलावा आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स भी हैं। आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को कुशल और अनुभवी होना चाहिए, और उनकी सोच भी लचीली होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सनकी नहीं। उन्हें जरूरी मानकों का पालन करना होगा। आध्यात्मिक उपकरणों को अनुकूलित करने के लिए किसी निश्चित प्रारूप का पालन नहीं किया जाता, फिर भी इसमें कुछ नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इसके अलावा ताओ खेती उद्योग में समस्याएं हैं, जैसे कि शोधन भट्टियां, शोधन सामग्री और विभिन्न कलाकृति शिल्प प्रक्रियाएं। संक्षेप में, ये बहुत परेशानी वाली बात है। सीटू जियान ने आह भरते हुए कहा, हमारे सीटू परिवार ने एक बार कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स को हमारे परिवार के आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स के साथ मिलकर अनुकूलित कवच तोड़ने वाली स्पिरिट तलवारों का एक बैच तैयार करने के लिए काम पर रखा था। लेकिन फॉर्मेशन मास्टर्स को आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स कच्चे लगे और आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को लगा कि फॉर्मेशन मास्टर्स घमंडी हैं। दोनों में कोई एक दूसरे से सहमत नहीं है। व्यावहारिक रूप से आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स ने महसूस किया कि फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन डायग्राम यहाँ वहाँ समस्याग्रस्त थे और आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। फॉर्मेशन मास्टर्स का मानना था कि फॉर्मेशन डायग्राम से बड़ा कुछ भी नहीं है। डायग्राम को बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि किसी भी तरह का बदलाव उनकी प्रभावशीलता को कमजोर कर देता। अगर आध्यात्मिक कलाकृतियां फॉर्मेशन से मेल नहीं खाती, तो यही कलाकृतियों की समस्या थी, और आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को खुद ही इसका समाधान निकालना था। दोनों पक्षों द्वारा जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने, कार्यप्रणाली में परिवर्तन तथा अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स और फॉर्मेशन स्पिरिचुअल इंक के बर्बाद होने से। सीटू जियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अंत में काफी पैसा खर्च करने के बाद आत्मा तलवारों का एक बैच तैयार किया गया, लेकिन उनमें से अधिकांश दोषपूर्ण थे और केवल कुछ ही उपयोग करने योग्य थे। मो हुआ ये सुनकर हैरान रह गया। वह जानता था कि कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी परेशानी वाली बात होगी। मो हुआ के अचानक पूछे गए अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों के बारे में प्रश्न को समझते हुए सीटू जियान को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक समस्या थी। मो हुआ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो फिर इस विश्राम काल में तुम आगे बढ़ो और योजना के अनुसार चोर को पकड़ने की कोशिश करो। अगर तुम उसे पकड़ सको तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो अभी उसे जाने दो। अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ एरेप्लेट्स और आध्यात्मिक उपकरण तैयार करूंगा। ठीक है। चेंग मो ने सिर हिलाया, फिर अपनी छाती पीटते हुए घोषणा की, जब तक हम उस शापित चोर को पकड़ लेते हैं, मैं फॉर्मेशन और आध्यात्मिक उपकरणों के लिए दोगुना भुगतान करूंगा। ये कहकर चेंग मो ने कमजोर आवाज में कहा, केवल स्पिरिट स्टोन्स। सौदा। मो हुआ ने आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराया। इसके बाद मो हुआ ने एक पत्र लिखा और उसे सॉलिटरी माउंटेन सिटी भेज दिया, जिसमें मास्टर गू को पहले से ही स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया गया था। विश्राम अवधि के दौरान मो हुआ ने गू परिवार से दोबारा मुलाकात की। मास्टर गू पहले से ही गू निवास पर मो हुआ का इंतजार कर रहे थे। सामान्य की तुलना में मास्टर गू ने अपनी सामान्य स्थिरता बनाए रखी, लेकिन उनकी आंखों में प्रत्याशा का संकेत था। दोनों को शहर में एक चाय घर मिला। मो हुआ ने मास्टर गू को कई विशेष फॉर्मेशन आरेख सौंपे। इन आरेखों में न केवल संरचनाओं का लेआउट शामिल था, बल्कि आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग के लिए चित्र भी थे, जो एक प्रकार का रिफाइनमेंट एरे मैप है जो संरचनाओं और फोर्जिंग दोनों को एकीकृत करता है। मास्टर गू, मैं आपसे कुछ वस्तुओं को परिष्कृत करने के लिए कहना चाहता हूँ। ये दो सरल आध्यात्मिक उपकरण हैं, एक पत्थर की सुई है और दूसरी चांदी की सुई है, साथ ही दो प्रकार की विशेष एरे प्लेटें हैं। मो हुआ ने रिफाइनमेंट एरे मैप्स फैलाए और मास्टर गू को प्रत्येक के बारे में समझाया। मो हुआ के समझाने के बाद मास्टर गू ने आरेखों को लिया और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा कुछ सतर्क प्रश्न उठाए, जैसे कि शोधन के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यक आयाम क्या होंगे।
कुछ कलाकृतियों के आकार संरचनाओं में फिट होने के बावजूद उत्पादन प्रक्रिया में बहुत जटिल थे, जिससे लागत बढ़ जाती थी। मो हुआ ने इन सभी चिंताओं का एक एक करके उत्तर दिया। कुछ कलाकृति निर्माण चरणों और आरेखों की संरचना से संबंधित समस्याओं के संबंध में मो हुआ ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर तुरंत ही उन्हें कलम से संशोधित कर दिया। 1 घंटे से अधिक समय व्यतीत करने के बाद रिफाइनमेंट एरे मानचित्रों को प्रारंभिक रूप से अंतिम रूप दिया गया। यद्यपि ये केवल एक प्रारंभिक मसौदा था, किंतु चूंकि ये सारणी प्लेटें और आध्यात्मिक उपकरण जटिल नहीं थे, इसलिए ये लगभग अंतिम रूप देने के लिए तैयार था। घर वापस आकर वह रिफाइनिंग फर्नेस का उपयोग करके एक बैच तैयार कर सकता था और देख सकता था कि उसका परिणाम कैसा आता है। चर्चा के बाद मो हुआ ने कहा, मास्टर गु, जब आप वापस जाएं, तो शोधन सामग्री और श्रम की कुल लागत की गणना करें। मास्टर गु एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर मुस्कुराए और बोले, यद्यपि ये अनुकूलित हैं, ये सरल प्रक्रियाओं के साथ कम लागत वाली आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं और कई स्पिरिट स्टोन के लायक नहीं हैं। युवा मास्टर को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, ये मेरे उपयोग के लिए नहीं है। मास्टर गु थोड़ा स्तब्ध रह गए। मो हुआ ने तब मुस्कुराते हुए कहा, वे मेरे साथी शिष्यों के लिए हैं, उनके पास आत्मा पत्थरों की कमी नहीं है, उनकी ओर से बचत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्टर गु की निगाहें झपक गईं और वह धीरे धीरे समझ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है। मो हुआ भी मुस्कुराया। सोलिटरी माउंटेन सिटी में आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स का जीवन स्वाभाविक रूप से कठिन है। यद्यपि मास्टर गु एक गोल्डन कोर हैं, जो इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप और उसके अंतर्गत असंख्य शिष्यों का प्रबंधन करते हैं, फिर भी उनके हाथ आर्थिक रूप से इतने ढीले नहीं हैं। इसलिए मो हुआ ने अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों के साथ शुरुआत करने के बारे में सोचा। इससे न केवल चेंग मो और अन्य साथी शिष्यों को पाप साधकों को पकड़ने और मेरिट अंक अर्जित करने में मदद मिलेगी, बल्कि गु फैमिली रिफाइनरी शॉप के व्यवसाय में भी सुधार होगा। साथ ही इससे उन्हें संरचनाओं को और अधिक गहराई से ठोस रूप देने और लागू करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे इसे अनुभव प्राप्त करने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग कर सकेंगे और अंततः भविष्य में संरचनाओं के उपयोग को और अधिक व्यापक रूप से बढ़ावा दे सकेंगे। बेशक लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। फिलहाल उन्हें छोटे स्तर से शुरुआत करनी होगी और कदम दर कदम प्रयास करना होगा। अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों के बारे में बात समाप्त करने के बाद मो हुआ विदा लेने के लिए खड़ा हुआ। मास्टर गु स्वयं खड़े हुए और मो हुआ को दरवाजे तक ले गए। मो हुआ की गाड़ी को धीरे धीरे जाते हुए देखते रहे। उनके दिल का भारी पत्थर आखिरकार धीरे धीरे बैठ गया। ये युवा स्वामी वास्तव में एक महान व्यक्ति है। निकट भविष्य में सॉलिटरी माउंटेन सिटी के लूज कल्टीवेटर्स भी कुछ अच्छे दिन शांतिपूर्वक जीने में सक्षम हो सकते हैं। मास्टर गु ने फिर अपने हाथ में रखे रिफाइनमेंट एरे मैप पर नजर डाली और उसे बहुत महत्व दिया। मानचित्र में केवल कुछ सरल आध्यात्मिक उपकरण ही दिखाए गए हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। अल्पविराम विश्राम अवधि समाप्त होने से पहले मो हुआ संप्रदाय में वापस लौट आया और चेंगमो और अन्य लोगों द्वारा उड़ते चोरों को पकड़ने की खबर का इंतजार करने लगा। यदि वे उन्हें पकड़ नहीं पाते, तो मास्टर गु द्वारा बनाए गए अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों को अगले विश्राम काल में उपयोग में लाया जा सकता था। यदि चेंगमो और अन्य लोगों ने पहले ही उड़ने वाले चोरों को पकड़ लिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप साधकों को सफलतापूर्वक पकड़ना हमेशा अच्छी बात होती है। ये आध्यात्मिक साधन भविष्य में अवश्य उपयोगी होंगे, अभी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संभवतः शाम तक चेंगमो और अन्य लोग निराश होकर लौट आए। मो हुआ बिना पूछे ही उनके चेहरों से बता सकता था कि वे निश्चित रूप से असफल हो गए हैं। वह कमीना, हम पूरे दिन और रात उस पर नजर रख रहे थे। हम उसे पकड़ने के बहुत करीब थे, लेकिन उसकी वायु प्रणाली चालन क्षमता बहुत तेज थी और वह भीड़ से बच निकलने में कामयाब हो गया। जब हम दोबारा पीछा करने गए तो कोई निशान नहीं था। चेंगमो मो हुआ के बगल में बैठकर आध्यात्मिक भोजन कर रहा था और मो हुआ से गंभीर स्वर में बोला, फिर उत्सुक आंखों से उसकी ओर देखा। सामान्य प्रथा के अनुसार इस बिंदु पर उन्हें छोड़ देना चाहिए। इस तरह से जारी रहना कोई समाधान नहीं है। इससे समय बर्बाद होता है और कोई मेरिट अंक अर्जित नहीं किया जा सकता। लेकिन जितना अधिक चेंगमो ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह क्रोधित हो गया, विशेष रूप से चोर द्वारा भागते समय उन्हें दी गई तिरस्कार भरी नजर को याद करते हुए। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही मास्टर से उन्हें परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहा है। उन्हें अगले विश्राम अवधि से पहले तैयार होना चाहिए।
चेंग मो बहुत खुश हुआ। 7 दिन बाद मास्टर गु ने किसी को ताइक्सू गेट पर एक स्टोरेज बैग लाने के लिए भेजा, जिसे मो हुआ को सौंप दिया गया। स्टोरेज बैग में 2 प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियां, 2 प्रकार की एरे प्लेटें थीं। मो हुआ ने कुछ समय निकाला और उन पर संरचना आरेख बनाए, फिर उन्हें चेंग मो और अन्य लोगों को सौंप दिया और समझाया। वह उड़ने वाला चोर अनुभवी है, जाहिर है उसे लोगों द्वारा उसे फंसाने के लिए बनाई गई संरचनाओं का आदी हो गया है। इसलिए साधारण एरे प्लेट और विशिष्ट संरचना झंडों का अब उपयोग नहीं किया जा सकता। हमें एक अधिक गुप्त तरीके की आवश्यकता है। यहाँ 2 प्रकार के आध्यात्मिक उपकरण हैं, एक प्रकार पत्थर की सुइयां हैं और दूसरी चांदी की सुइयां हैं। दोनों को उत्कृष्ट उत्कीर्णन तकनीक से बनाया गया है। पत्थर की सुइयां पता लगाने के लिए होती हैं, उन पर बनी संरचना लघु युवान चुंबकीय संरचना है। इन्हें मिट्टी में गाड़ा जा सकता है, मलबे के बीच फेंका जा सकता है या चट्टानों में ठोका जा सकता है, जिससे इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। चांदी की सुइयां ट्रैकिंग के लिए होती हैं, उन पर कंपास पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेशन अंकित होता है। जब चोर तैयार न हो तो आप चांदी की सुई को चोर के शरीर, कपड़ों या बालों में चुभो देते हैं और फिर कंपास की मदद से उसका पता लगा लेते हैं, जिससे उसका भागना मुश्किल हो जाता है। अगला 2 प्रकार की सरनी प्लेटें हैं। चूंकि वे बड़े पैमाने पर क्विकसेंट फॉर्मेशन और वुड बाइंडिंग फॉर्मेशन के लिए हैं, इसलिए एरे प्लेटों का उपयोग अपरिहार्य है। हालांकि इन एरे प्लेटों को विशेष रूप से परिष्कृत किया जाता है और केवल ऐसी सामग्री का चयन किया जाता है जो मिट्टी के अनुकूल हो। हालांकि ये टिकाऊ नहीं होती, लेकिन ये उतनी ही छिपी होती हैं, जमीन में दबी होती हैं और इनका पता लगाना मुश्किल होता है। बाद में मो हुआ ने चेंग मो और अन्य लोगों को वे सभी तरीके बताए जो राक्षस शिकारी आमतौर पर संरचनाओं के साथ जाल बिछाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या आपको मिला? चेंग मो ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर हिलाया। वह केवल कुल्हाड़ी चलाने के लिए ही उपयुक्त है, ऐसे दिमागी कामों के लिए नहीं। इसके विपरीत हाव जुबान गंभीर था और उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद था। मो हुआ ने फिर उन्हें कुछ सावधानियों की याद दिलाई। कुछ दिनों बाद अपने आराम के दौरान चेंग मो और अन्य लोग फिर से निकल पड़े। इस बार मो हुआ संप्रदाय में ही रहा, साधना करता रहा और संरचनाएं बनाता रहा तथा चेंग मो और अन्य लोगों से समाचार की प्रतीक्षा करता रहा। 2 दिन बाद चेंग मो और अन्य लोग वापस लौट आए। समूह शांत दिख रहा था और विशेष रूप से चेंग मो अपनी छाती फुलाए हुए तथा गर्व और विजयी भाव से इधर उधर घूम रहा था। पहाड़ों में हमने छोटे युवान चुंबकीय संरचना के साथ खुदी हुई पत्थर की सुइयां लगाईं। जरा सी भी गड़बड़ी होती तो हम सब कुछ जान लेते। उड़ता चोर कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही वह आया हमने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी चाल की तकनीक अच्छी थी। वह तेजी से भागा। सौभाग्य से यान कियानजुन की शूटिंग सटीक थी। एक गोली उसकी पीठ पर लगी और सीटू जियान ने अपने हाथों से फुर्ती दिखाते हुए तुरंत चोर के घाव में चांदी की सुई चुभो दी। उसके शरीर में चांदी की सुई थी, जैसे कोई मछली हुक निगल जाती है, चाहे वह कितना भी तैरे, हमेशा एक डोरी उसे खींचती रहती थी। जैसे बिल्लियां चूहे को पकड़ती हैं, वैसे ही हम पहाड़ों पर उसका पीछा करते रहे। अंततः जब वो पूरी तरह थक गया तो हमने पहले से ही व्यवस्था बना ली और अंततः इस शापित चोर को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर भी चोर के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे और वह लगातार पूछ रहा था, तुम लोगों ने मुझे कैसे पकड़ लिया? बिना कुछ कहे मैंने उसे अच्छी तरह पीटा। चेंग मो ने इस मुलाकात का वर्णन बहुत ही जीवंतता से किया और बहुत प्रसन्नता महसूस की। अपनी कहानी खत्म करने के बाद चेंग मो ने मो हुआ को एक बड़ा चिकन लेग भी दिया और प्रशंसा करते हुए कहा, जैसा कि जूनियर भाई से उम्मीद थी। मो हुआ ने चिकन का पैर लिया, एक टुकड़ा खाया और संतुष्टि में सिर हिलाया। तब से चेंग मो ने पुरस्कार लेने का काम शुरू कर दिया और जब भी कोई समस्या होती तो वह मो हुआ से सलाह लेता। वह अक्सर मो हुआ से स्काउटिंग, ट्रैकिंग या घात लगाने के लिए पत्थर की सुइयां, स्पिरिट सुइयां या एरे प्लेटें भी खरीदता था। इन विशेष रूप से निर्मित आध्यात्मिक उपकरणों और निर्माण माध्यमों के साथ पाप साधकों को पकड़ना लगभग आधे प्रयास में 2 गुना प्रभावी था। एक दिन जब मो हुआ भोजन कक्ष में खाना खा रहा था, लंबा और मजबूत चेंग मो एक शिष्य के साथ मो हुआ के पास आया। चेंग मो ने शिष्य से कहा, उसे जूनियर भाई कहो। शिष्य ने आदरपूर्वक मो हुआ को पुकारा, कनिष्ठ भाई। मो हुआ क्षण भर के लिए चौंक गया। एक क्षण के लिए उसे ऐसा भ्रम हुआ मानो वह गिरोह का नेता बन गया है और अन्य लोग उसे श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं।